गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए डीआरसी एकेडमी पर लेकर आए हैं बायोलॉजी का शॉर्ट रिवीजन, जिसमें आपको 10th क्लास के सारी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स को आसानी से आप समझ सकेंगे एक ही शॉर्ट की सीरीज में, जिसे गेम चेंजर सीरीज नाम दिया गया है। तो बिना समय व्यतीत हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस। तो आपको लाइफ प्रोसेस दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइफ प्रोसेस? क्या मतलब समझते हैं हम इनसे? ऐसी प्रोसेस जो हमारे जीवन को स्मूथली चलाने में काम करती हैं, ऐसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ को मेंटेन करने के लिए बर्थ से लेकर डेथ तक के जो लाइफ स्पेन हम जीते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उन सारी प्रोसेस में का कंट्रीब्यूशन रहता है जीवन को जीने के लिए। उन्हीं प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं और उनको अच्छी तरीके से डिस्कस भी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस का थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को आसानी से सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अभी लाइफ प्रोसेस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले अपन एक प्रोसेस को पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाएगी। न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन के अंदर दो मोड्स पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉप्स में होता है। हेटरोट्रॉप्स में कौन कौन करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के बाद चीजें ट्रांसफर कैसे होती हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। ह्यूमंस के अंदर प्लांट्स में कैसे फूड पहुंचाया जाता है, रूट लीफ से रूट तक, पानी कैसे रूट से लीफ तक पहुंचाया जाता है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर एक्सक्रिएशन, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट एक्युमुलेट होता है उसको कैसे रिलीज आउट करते हैं, उस प्रोसेस में एक्सक्रिएशन इन्वॉल्व होता है। ये सारी की सारी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होती है, नॉन लिविंग इसमें कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सब जानते हैं, ह्यूमंस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये उन्हीं प्रोसेस या उन्हीं ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, आसानी से हम देखते हैं, सेल्फ मूव करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, विद इन अ टाइम रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए थी, जिससे हम ये समझ पाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। ये कंडीशन थी जिनसे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किन पर स्टडी लाइफ प्रोसेस की करनी है। उसके बाद हम आपको न्यूट्रिशन में और आगे लेके चलते हैं। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक्चुअली पहले डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ये दोनों चीजें होती है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। दोनों चीजों की सब्सटेंस जब एनर्जी को देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब हम न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स इसी न्यूट्रिशन का यूज करते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसा कि हम बहुत बचपन से पढ़ के आते हैं कि जो हमारा खाना होता है, फूड, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी का फ्यूल होता है। ह्यूमन बॉडी का फ्यूल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा होता है प्रोटीन्स। तीसरा होता है फैट्स। चौथा होता है विटामिन। पांचवा होता है मिनरल्स। ये सब हमारे न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस को अलग अलग जगह पर हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक होते हैं, अलग अलग प्रकार से एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये कहीं और डाइजेस्ट होगी, ये कहीं और ब्रेक होगा, डाइजेस्ट होगा। ये हमें जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और इनकी मात्रा जो होती है वो क्वांटिटी इनकी ज्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिक कंपोनेंट्स थे जो 5 कंपोनेंट्स हमारे फूड्स में पाए जाते हैं। तो इनसे निकलने वाली एनर्जी जो होती है, जब इनसे हमें जो चीजें कैप्चर होती है एनर्जी के फॉर्म में, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगर न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। जो न्यूट्रिशन है 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में क्या अंतर है थोड़ा देखते हैं अपन। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल। ट्रॉफिक का मतलब होता है प्रिपेयर।
ठीक है। जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद ही ले लेते हैं, ऐसे प्रोसेस है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन गेन करने की उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, या उनका जीवन इसलिए जिएगा जैसे हम लोग हैं। अगर प्लांट्स हमें टोमेटो, चिलीज, मस्टर्ड, बीट ये सारी चीजें नहीं देगा तो हम किस पर डिपेंड है? ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है, हेटरोट्रॉफ। तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हेटरोट्रॉफ जो होते हैं ये डिपेंडेबल होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? हेटरोट्रोपिक्स। फिर ऑटोट्रॉफ्स का मतलब अगर अपन और देखें तो ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि खुद से खाना बना लेता है। और सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑटोट्रॉफ ज्यादातर इंक्लूड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स। वो भी कैसे? ग्रीन प्लांट्स। मैंने ग्रीन प्लांट्स क्यों नाम रखा है यहाँ पर? ग्रीन प्लांट्स इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो हरे पेड़ हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? आप सभी को पता है, क्लोरोफिल। क्या होती है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो होती है ये एक रॉ मटेरियल का काम करती है एक प्रोसेस में, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। और फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। जब वो अपना खाना बनाएंगे तो उनके अंदर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होकर बहुत सारे फ्रूट्स बनेंगे। वो फ्रूट्स कौन कंज्यूम करेगा? हम। उनके सीड्स बनेंगे, उन सीड्स का यूज करके अपन आगे और ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कराएंगे। और वो भी क्या करेंगे? सेम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे और लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, इसको कहते हैं अपन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें अगर अपन, तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो लाइट के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसी को अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे होती है? आपको एक डायग्राम दिख रहा है प्लांट्स का इस तरीके से। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस पर। ये आपको एक प्लांट का डायग्राम दिख रहा है और ये ग्रीन कलर की लीव्स पाई जा रही हैं। इनके अंदर क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद ये रूट्स पाई जा रही हैं। इन रूट्स से क्या होगा? जो भी इस मिट्टी के अंदर पानी, मिनरल्स भरे होंगे वो सब क्या होंगे बेटा? इसके अंदर यूटिलाइज या एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। ठीक है, होने के बाद ये पानी को कहाँ लेकर जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में, आगे डिस्कस करेंगे जाइलम के द्वारा। ये जो क्लोरोफिल पाई जा रही है इस पे आती है सन की रेज, और जैसे ये सन की रेज आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी इनके अंदर वाटर रहता है उसको ब्रेक कर देती है, फोटोलाइसिस हो जाता है इनका। जैसे ही वो पानी ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास एक सब्सटेंस निकल कर आता है। क्या सब्सटेंस निकल कर आता है? जो एटमोस्फेयर से, हाँ, अब हम कौन सी गैस यूज करते हैं? जो हम है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे, वो एटमोस्फेयर से क्या निकालते हैं? CO2। पानी कहाँ से आ रहा है बेटा? जमीन से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बना देते हैं? C6H12O6। इसका नाम होता है ग्लूकोज। प्लांट को किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लस निकलता है वाटर, प्लस निकलता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वापस से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं? यूज एटमॉस्फेयर में। तो ये कहां से आया? एटमॉस्फेयर से। ये कहां से आया? रूट से। ये सन से। ये पिगमेंट है, लीफ से मिला। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया ग्लूकोज। ठीक है, और ये वाटर रिलीज हो गया प्लांट्स के लिए, आप ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, और ये वापस से एटमॉस्फेयर में निकल गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक आराम से निकल गया। तो ये प्रोसेस अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, अपन सारी तरीके से सारी चीजों को क्या कर लेंगे? बैलेंस। ठीक है,
ये हमारी इक्वेशन हो जाती है फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल कितने हो गए बेटा, एक रॉ मटेरियल, दो रॉ मटेरियल, तीन रॉ मटेरियल, चार रॉ मटेरियल। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप पहला देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से, एटमॉस्फेयर से। दूसरा फ्रूट से क्या, वाटर। तीसरा सन से क्या, सनलाइट। चौथी ग्रीन लीफ से क्या, क्लोरोफिल, जो पिगमेंट के फॉर्म में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ऑटोट्रॉपिक के बाद थोड़ा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक डिपेंड होते हैं, इनके भी कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्म में ये खाना लेते हैं। जैसे इनकी अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले ये पैरासिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक, पैरासाइट क्या होते हैं बेटा, किसी होस्ट से खाना, मतलब होस्ट बनकर, जैसे कोई बॉडी है, जैसे अपन लोग हैं, अपने ऊपर जुए आ जाते हैं, जुए आ जाते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती सही से। क्यों, हमारे बॉडी का ब्लड ज्यादातर सब कौन कर रहा है, जो होस्ट से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, कहां से लेते हैं, होस्ट बॉडी से। ठीक है, एग्जाम्पल में पैरासाइट के कौन आता है बेटा, एक तो लीस वगैरह रहते हैं, ठीक है, टिक्स रहते हैं, कुत्तों वगैरह पर आ जाते हैं, जानवर पशुओं पर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स के अंदर देखते हैं अपन, तो इसमें आता है केसकटा, जिसका नाम क्या होता है बेटा, अमरबेल। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या करता है, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म पर रहकर उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके ऊपर ये आ जाती है। सेप्रोफिटिक, डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में कौन आ जाएगा, ईस्ट, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब सेप्रोफिटिक के अंदर आ जाते हैं, जो डेड और डिकम्पोज से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों पर ये क्या होते हैं बेटा, डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए, वो हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं। इस हेटरोट्रॉप में अपन भी आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स। ठीक है, इसलिए इनको अपन तीन क्लास में क्लासिफाई करते हैं। हेटरोट्रॉप्स को आगे चल के और अगर अपन बात करें तो कितने में करते हैं बेटा, तीन में। ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स में कौन इंक्लूड होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्लांट ईटिंग, जो मतलब प्लांट को खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, कार्निवोर्स में फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, इसमें बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इनके एग्जांपल्स आपको आते हैं अच्छी तरीके से, जो काऊ होती है, या फिर जो भी इसके अंदर कार्निवोर्स के अंदर जो फ्लैश ईटिंग होते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, ये दोनों यूज करते हैं उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, ये हेटरोट्रॉप्स की क्लास थी। अब अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करें, आगे स्टडी करते हैं अपन हेटरोट्रॉप्स को, तो कुछ प्रोसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले फूड की जो प्रोसेस होती है, अब ये खाना तो हमने खा लिया, तो अब ये कितनी प्रोसेस में ब्रेक होगा, कैसे ये डाइजेस्ट होगा, सारी चीजें। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, डाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, जो भी हमने खाना कंज्यूम किया है, सो कहाँ से डाइजेस्ट करते हैं, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल से लेकर, एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना रहता है। इस आपको पूरा माउथ से लेकर आपको दिख रहा है ये एनएस पार्ट,
यहाँ से लेकर माउथ से लेकर एनस पार्ट तक के को अपन क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनल नाम देते हैं। कोई भी खाना सबसे पहले आपने खाया तो यहाँ पर दो चीजें और पाई जाती हैं, क्या क्या, एक होती है टंग और एक होते हैं टीथ। ये भी हमारे खाने में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे? टंग हेल्प करेगी सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में, और टीथ करेंगे च्यू करने में, च्यूइंग करने में। 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे अंदर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सबसे, आपको यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रही है, ये क्या काम करेंगी, सलाइवा सीक्रेशन, ये हेल्प करेंगी, सलाइवा को सीक्रेट करने में मदद करेंगे। जो क्या करेगा, सलाइवा के अंदर से यहीं पर एक और चीज आपको बता देते हैं, इम्पोर्टेंट एंजाइम्स निकलता है, इसका नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो किसको 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा मुंह के अंदर। इन माउथ। ठीक है, उसके बाद आपको एक यहाँ पर ट्यूब निकलती हुई दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब को नाम क्या देते हैं बेटा, ईसोफेगस। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसके अंदर एक मूवमेंट होती है, इसे अपन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ईसोफेगस से खाना कहाँ पहुंचता है, स्टोमक के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये जे शेप का एक स्टोमक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सी शेप का भी होता है और जे शेप का भी होता है। इस जगह पर क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया वो इंक्लूड हो जाता है, और जो भी प्रोटीन वगैरह है वो डाइजेस्ट होती है। प्रोटीन डाइजेस्ट, प्रोटीन जो डाइजेस्ट होती है किसमें ब्रेक होती है, पेप्टोन्स में। ठीक है, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में ब्रेक हो जाती है, जिससे एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। फिर जो खाना है वो आगे चल के, अच्छा यहाँ पर एक चीज और पाई जाती है, जो स्टोमक होता है वो HCl को रिलीज करता है। HCl स्टोमक का मीडियम कैसा बनाता है, एसिडिक, एसिडिक मीडियम को जनरेट करता है। इस एसिडिक मीडियम का और काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो भी हमारे खाने के अंदर आए इनको क्या करता है, किल करेगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अब इतना हार्ड एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये हमारे खाने के अंदर गया तो हमें बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इससे रोकने के लिए हमारे स्टोमक के अंदर एक लेयर पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं अपन, म्यूकस। म्यूकस लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जो भी इसकी हार्डनेस है, या कभी कभी HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें एक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इसको क्या कहते हैं अपन, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी भी कहते हैं, एसिडिटी फॉर्म हो जाती है। एसिडिटी के बाद जब हम इसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनो वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर ये एसिडिटी क्या हो जाती है, कम, वापस से अपनी इमेंस अमाउंट पर आ जाती है। ठीक है, तो कुछ गैस्ट्रिक जूस भी होते हैं यहाँ पर, अगर अपन स्टोमक की बात करें तो फिर कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो 2 काम करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज का भी काम करते हैं, लाइपेज से क्या होता है, फैट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, फैट ब्रेक डाउन होने के बाद ये गैस्ट्रिक और चीज भी करते हैं, हमें स्मेल, सलाइवा बनाते हैं, मुंह के अंदर पानी आ जाता है, टिक्की वहां कहीं लगी है आपको, बहुत स्वादिष्ट अच्छा टेस्ट लगता है, मुंह के अंदर पहले से पानी, आज मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, मम्मी कहती है स्कूल से आओगे ये खाना मिलेगा, तो हमारे स्कूल वाले मन नहीं लगता पढ़ाई में, वही दिमाग रहता है, आज तो छोले भटूरे बन गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये सब कारण किसकी वजह से है बेटा, गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक के अंदर सीक्रेट होते हैं। मीडियम क्या होता है बेटा, एसिडिक रहता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, एसिडिक में ही जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बेटा वो हेल्प करते हैं। कौन सा होता है, पेप्टाइड। ठीक है, एक बॉन्ड से प्रोटीन बनी होती है, उस बॉन्ड को कहते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, हार्मोन जो एंजाइम्स होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, उस हार्मोन्स का नाम होता है पेप्सिन। ठीक है,
ये पाया जाता है। फिर खाना, अब यहाँ बीच में आपको इसी स्टोमक के पैरेलल एक ग्लैंड निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसे अपन पैनक्रियास कहते हैं। पैरेलल टू द स्टोमक ये ग्लैंड्स होती है, जिसे पैनक्रियास कहते हैं। इससे एक डक्ट निकलती है जो पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है, जो लिवर में बना हुआ, इस लिवर के अंदर बना हुआ बाइल जूस लेकर जाती है। ये बाइल जूस लिवर बनाता है, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर करता है। इसके अंदर भी कई सारे इसके क्या बोलते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जो हमारे खाने वगैरह में हेल्प करते हैं डाइजेस्ट को करने के बाद। तो पैनक्रियाटिक डक्ट से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब खाना जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, इतना एरिया क्वाइल। ठीक है, नाम स्मॉल है, काम बड़ा है, हाइट इसकी जो लंबाई है वो भी बड़ी है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर अपन स्टडी करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी यहाँ पर करते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक मीडियम बनेगा। ठीक है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद दूसरी चीज, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर पाई जाती है बिलाई। बिलाई क्या करती है? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है। फिंगर लाइक्स होती है, एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देती है। एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सीधे यहाँ से ब्लड वेसल्स लगी रहती है, ब्लड वेसल्स, और इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से आए वाली खाने से जो एनर्जी ब्रेक हो गई तो सीधे ब्लड वेसल से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जेजुनम, डेड्यूनम और इलियम। 3 पार्ट्स होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम भी लार्ज है और साइज इसका क्या होता है? छोटा। ठीक है, छोटा होने के बाद इसका मेन काम, इसके अंदर कोई भी माइक्रोबिलाई नहीं पाई जाती। ठीक है, किसी प्रकार की इसके अंदर माइक्रोबिलाई नहीं होगी। माइक्रोबिलाई एब्सेंट होगी तो सिर्फ इसका एक काम होगा, क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी। और भी चीजें बची हुई स्मॉल इंटेस्टाइन से बच के आई हैं, उन सबका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कर देती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद अब खाना जो बचा हुआ है वो कहाँ पहुंचेगा? रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर से इसके फीसेस बनेंगे। ठीक है, और उन फीसेस को अपन एनएस के द्वारा सुबह पास आउट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। ठीक है, डाइजेशन के बाद अगला टॉपिक, हाँ डाइजेशन में एक चीज और है। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं बेटा? 5 प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले इंजेशन, हमने खाना खाया। ठीक है, इंजेशन। ठीक है, फिर उस खाने को हमने क्या किया? डाइजेस्ट। तो दूसरी प्रोसेस आ जाती है डाइजेशन। ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होने की प्रोसेस है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है बेटा? खाने का एब्जॉर्प्शन बिलाई के द्वारा। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हुआ, इससे एनर्जी निकली, वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो गई, इसको बोला एसिमिलेशन। लास्ट में ये इजेक्ट आउट हो गया, इसीलिए इसको बोला एजेशन। ठीक है, इन 5 प्रोसेस के अंदर जो हमारा डाइजेशन है या न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन अगले पर। अगला टॉपिक है हमारा कौन सी प्रोसेस बेटा? रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें एक बीच में चीज और आती है, अमीबा अपना खाना कैसे लेती है तो हम सब जानते हैं। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, रियल फूड नहीं होते हैं, फॉल्स फीट पाए जाते हैं उसके अंदर। अपने नकली पैरों से क्या करती है? सबसे पहले अपने शिकार को दबोचती है, देखती है कहाँ पर है, उसको सेंस ऑफ करने के बाद अपनी स्यूडोपोडिया चारों तरफ उस फूड पार्टिकल्स के फैलाती है और फिर उस फूड पार्टिकल्स को अपने फूड बैक्टीरियल के अंदर स्टिमुलेट कर लेती है। इस प्रोसेस को अपन फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करती है 4 प्रोसेस में। सबसे पहले इंजेक्शन करेगी, फिर डाइजेशन करेगी, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन से बॉडी से बाहर कर देगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अगला आता है रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन एटमॉस्फेयर की CO2 जो होती है उसको कन्वर्ट ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस के द्वारा करवाते हैं और वो ऑक्सीजन का अपन इंटेक करते हैं। जब इंटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, intake of O2 and exhale of CO2, ये मिलके क्या बना देती है बेटा, रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है, जिस रेट से अपन इस ऑक्सीजन और CO2 को लेने के बाद जो भी हम इससे ब्रेक कर रहे हैं अपने फूड पार्टिकल्स को जब कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, अपना जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, फूड स्टोरेज इन एनिमल। ठीक है। एनिमल्स के साथ कंज्यूम करता है, उसको डाइजेस्ट क्या बोलते हैं, इसको स्टोर करने के लिए यूज करता है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन हो गया। ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग द रेट ऑफ टेकिंग O2 and CO2 for breaking our food particles। हम अपने खाने को जो ब्रेक करते हैं इस प्रोसेस से कितनी रेट से ऑक्सीजन जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके लिए हमारे सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्या होते हैं, लंग्स। लंग्स दो पेयर पाए जाते हैं अपने, सॉरी एक पेयर पाए जाते हैं, दो लंग्स होते हैं। ठीक है। एक ही पेयर होता है, एक आपको दिख रहा होगा लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग्स है। ठीक है। लंग्स सबसे पहले यहाँ पर जो कैविटी पाई जा रही है इसको नेजल कैविटी नाम देते हैं। ये रहा नेजल कैविटी के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो हमारे एयर को साफ करते हैं, जो भी म्यूकस डस्ट उसके अंदर लगी है वो यहीं पर रह जाती है, फ्रेश एयर यहाँ से इंटर होना चालू कर देती है। अब यहाँ पर दो ओपनिंग होती है, आपको एक फेरिंग्स दिख रही है, एक लैरिंग्स दिख रही है। जैसे ही हम बेटा किसी खाने के पार्टिकल्स को खाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है वो एपिग्लॉटिस के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है, अब निकलते हैं अपन खाना। अगर नहीं करेगा क्लोज तो ओपन रहेगा तो खाना नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। कभी ठसा लग जाता है किसी भी व्यक्ति को, उसका मतलब ये होता है उसका एपिग्लॉटिस समय पर बंद नहीं हो पाया, तो खाना क्या हो गया, नाक में या ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है, यहाँ से ऐसे हुए तो कभी कभार दिमाग पर भी खाना पहुंच जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। तो आप खाना खाते समय पर न खांसें, न छींकें, न किसी से बात करें, न हंसें, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो फेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है, सांस भी आ रही है यहाँ से, खाना भी जा रहा है। फेरिंग्स है वो फूड प्लस एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, आवाज यहीं से निकलती है हमारी। इनके अंदर दो स्लिट्स होती हैं, यहाँ से हवा पास होती है, इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे साउंड आता है। फिर आते हैं लंग्स पर, दोनों लंग्स पाए जा रहे हैं हमारे। ठीक है। लंग्स के बाद आप देख रहे होंगे इस फॉर्म का अपन ट्रैकिया नाम देते हैं। ट्रैकिया के अंदर ये जो होते हैं ब्रैंक्यूल्स पाए जाते हैं। ब्रैंक्यूल्स के अंदर छोटी 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 मिलियंस ऑफ ऐसी सेल्स पाई जाती है जिन्हें अपन एल्वेलाई नाम देते हैं, जो यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन भी होती है। रेस्पिरेशन की यूनिट भी क्या कहलाती है, एल्वेलाई। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मिलियंस ऑफ एल्वेलाई पाई जाती है ह्यूमन लंग्स के अंदर। ये आपको भरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, डायफ्राम। हमारे जो लंग्स हैं वो इसी पर रखे हुए, जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है, कब, जब हम इंस्पायर करते हैं। ठीक है। जब एक्सपायर करते हैं तो ये कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। तो जब हम इंस्पायर करेंगे तो हमारे लंग्स कहाँ जा रहे हैं, ये डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जा रहा है, लंग्स को कहाँ पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ। हमारी चेस्ट जो होती है वो इनहेल के समय पर एक्सपांड करती है, और जब हम छोड़ते हैं, ब्रीथ एक्सहेल करते हैं, तो फिर डायफ्राम कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, जो कि वापस से लंग्स उस पर आसानी से स्टे कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अभी इसके अंदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की स्टडी करते हैं अपन। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं रेस्पिरेशन, कौन कौन से, आसानी से आपको पता होंगे। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। ठीक है।
एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। ठीक है, एरोबिक साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये सिर्फ अकेला कहाँ होगा? बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट्स पर ही होगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। तीसरा डिफरेंस अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर 38 मॉलिक्यूल्स के एटीपी निकल कर आते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन ही होता है। बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, इससे एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होती है। आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहा दौड़ते समय आप कभी नहीं थकेंगे, लेकिन जैसे आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारे बॉडी के अंदर इथेनॉल प्लस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या बनता है? H2O, CO2 जरूर बनती है जो हम आपके समय बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एरोबिक और नॉन एरोबिक में आपको या एनारोबिक में डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। रेस्पिरेशन में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे अंदर तो लंग्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? गिल्स। क्या होते हैं? फिश जो होती है गिल से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मानती है। ठीक है, वहां से सांस लेती है। कॉमन एग्जांपल ज्यादातर आपसे आस्क किया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद और कुछ रेस्पिरेशन में नहीं रह गया होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास क्या आता है बेटा? अभी ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन तो नहीं आएगा। चलो, कोई समस्या नहीं, अपन थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। स्लाइड नहीं दिख रही है अभी। चलो, रेस्पिरेशन हो गया था। रेस्पिरेशन के बाद अगली स्लाइड है अपनी, कौन सी थी? ठीक है, एक स्लाइड का अपन यूज करते हैं यहाँ पर और इसको आसानी से आप स्टडी करेंगे। क्या? ट्रांसपोर्टेशन। पहले ह्यूमंस में देखते हैं, ठीक है, फिर प्लांट्स में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर। किसका? सब्सटेंस का। ठीक है, सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर कैसे जाता है इसको अपन स्टडी देखते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या जानना है? ब्लड, क्योंकि वही ट्रांसपोर्टरी हमारे अंदर सब्सटेंस पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर सब क्या होता है? सबसे ज्यादा ब्लड ही तो होता है, ब्लड ही सबसे ज्यादा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इस ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर कैसे ले जाया जाएगा उसके लिए सिस्टम लगेगा जिसे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी नाम देते हैं। ठीक है, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या जुड़ेगा? हार्ट, जिसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है, ब्लड। हार्ट के अंदर कुछ तीसरा आता है अपने पास ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जिंक आयंस के साथ पाया जाता है, जेड पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, आयरन भी होता है इसके अंदर। आयरन खाओ, अच्छी खासी हीमोग्लोबिन मिलेगी आपको। आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से बॉडी तक लेकर जाना, यानी कि अवे। आपको याद भी रखना हो तो याद रख सकते हो। आर्टरी का काम है अवे, यानी कि हार्ट से बॉडी को बॉडी से दूर के ले जाना। क्या? ब्लड। ठीक है, वेन्स का काम क्या है? बॉडी ऑर्गन से कहाँ लेकर आना? हार्ट तक। ठीक है,
कैपिलरीज क्या करती है, ये रही आर्टरी, ये रही वेन्स, इन सब के बीच में ऐसे बहुत सारे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देती है, इनको बोलते हैं अपन कैपिलरीज। ठीक है, तो एक ट्रिक से याद रखते हैं तीनों ब्लड वेसल्स, केव, कैपिलरीज, आर्टरी और वेन्स, इसको आप याद रखें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर्टरीज अगर हार्ट से बॉडी तक लेकर जा रही है, इसका मतलब कैसा ब्लड ले जा रही होगी, प्योर, कैसा ले जा रही होगी, या ऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं। ठीक है, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, सिर्फ कौन सी आर्टरी को छोड़कर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें अपन तो कौन सी होती है, आउटा। ठीक है, ऐसे लार्जेस्ट वेन की बात करें तो वेना कावा। क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है ये कौन सा ब्लड लेकर जाएंगे बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी, किसको छोड़कर, सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को। ये कैसा लेकर जाएगी, प्योर। ठीक है, इसके लिए जो सबसे पहले ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, हार्ट, सिंपल वे में बनाते हैं समझने के लिए। 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के चैम्बर्स को अपन एट्रियम बोलते हैं, राइट साइड है तो राइट एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल कहते हैं तो राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल बनता है, और यहां बनता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये बाल्ब होते हैं, क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट जैसे दो कंडीशन होती है इसमें, एक होता है सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इन सभी चारों चैम्बर के बीच में, और एक होती है डायस्टोल, जब रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, जब रिलैक्स होते हैं, अब कंडीशन क्या होती है कार्डियक साइकिल की, यहाँ से कोई पल्मोनरी, मैंने क्या कहा था, प्योर ब्लड लेकर आती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, प्योर ब्लड लेकर आती है, सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में देती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहा जाता है बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड पूरा इसके अंदर फ्लो होगा, इसके अंदर फ्लो होने के अंदर दोनों चैम्बर भर चुके होंगे, दोनों चैम्बर भरेंगे तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया होगा, बहुत तेजी से भर गए। अब जब कॉन्ट्रैक्शन वो होगा तो इनके अंदर से ब्लड यहाँ आएगा, ब्लड जैसे यहाँ आएगा ये कस्पिड वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, ब्लड को आने के बाद जैसे ब्लड आएगा ये बंद हो जाएगी, ये रिलैक्स हो गए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन चीज से अब ब्लड निकल चुका है, ये रिलैक्स हो गए, रिलैक्स के बाद ये क्लोज हो गए, वापस से ब्लड नहीं जा सकता। ठीक है, पंप हुआ, तेजी से प्रेशर क्रिएट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एक क्या हुआ, टाइमिंग बन गई, जिससे आसानी से ब्लड को पंप किया जा सका। तो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम गया, राइट आर्टरियम से फिर दोनों बनने के बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ के आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से आउटर कनेक्ट होता है जो पूरे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, तो वापस से लंग्स को लेकर जाएगा, लंग्स में फिर से ऑक्सीजन आएगा, आसानी से ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन या जो ब्लड है वो नहीं होता तो एक अंगूठे से लेकर हमारे सिर तक जो ब्लड पहुंचना था उसको पहुंचने में 3 साल का समय लग जाता, तब तक हम जीवित रहते क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे इतने जल्दी। ठीक है, ज्यादा समय तक। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ह्यूमन के अंदर आसानी से हो जाता है। एक और चीज इसमें आती है बेटा, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड। क्यों है कलरलेस, क्योंकि अंदर नो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं पाई जाती,
अब इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, ये जो हमारा ब्लड फॉर्म होता है बेटा, ये ज्यादातर कितनी चीजों से बना है, तो एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स में 3 आती है, आप सभी को बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इनके अंदर नो हीमोग्लोबिन, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये हमें एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग करती है। ठीक है, यहाँ से भी आ जाता है कौन सी ब्लड सेल जो होती है वो हमारा ब्लड रोकती है, थक्का जमा देती है, स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, खरोंच आ जाती है, तो हमारे बॉडी के उस पार्ट पर फाइब्रोजन प्रोटीन रिलीज करती है, फाइब्रिन बनाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट या थक्का जो है वो जमता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ह्यूमंस के अंदर तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मेरे हिसाब से आपको कोई भी चीज अगर समस्या है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं, आपके लिए तुरंत शॉर्ट्स वीडियो में प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, अब अगर प्लांट्स की बात करें अपन, तो प्लांट्स में कैसे होता है, बहुत समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, 2 चीजें पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इन दोनों को मिला के वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो जाइलम का काम है वो क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहां से, रूट से अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, रूट से आएगा तो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, कोई एनर्जी का यूज नहीं, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्लोएम का काम फूड को ट्रांसफर करेगा, फूड के बाद दोनों डायरेक्शन, फूड बन रहा है तो अदर पार्ट्स पर भी जाएंगे, रूट्स पर भी जाएंगे, रूट से फिर उधर भी जाएंगे, तो इसका मतलब ये बाय डायरेक्शनल। डिफरेंस बिटवीन आ जाता है बेटा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बाय डायरेक्शन के बाद अगर 2 डायरेक्शन में जा रहा है तो एनर्जी यूज होगी। इनके पार्ट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं 4 पार्ट से बनते हैं, किन किन से, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइम। 4 से। जाइलम की बात करें तो ट्रैकियास, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइम, 4 कंपोनेंट्स इनके रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, थोड़ी यहाँ पर अपन इस चीज को स्टेप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अपन बता सकते हैं जो प्लांट्स होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब किसी भी प्रकार की जो गैस होती है वो डिफ्यूज होती है तो फिर उसको अपन डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर जो एक्सचेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। हम सब जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है जब हम इनहेल करते हैं तब ज्यादा हो जाती है हाई कंसंट्रेशन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बॉडी से बाहर की यूटिलाइज होगी, बहुत सारी एनर्जी वहां पर कई सारी प्रोसेस को काम करने के लिए CO2 निकालेगी। CO2 बाहर एटमॉस्फेयर में कैसी होती है, थोड़ी कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गई, CO2 बाहर जाकर उसने बहुत ज्यादा अमाउंट क्रिएट किया अपना। ठीक है, प्लांट्स को इनहेल करने में भी वो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से, बहुत सारी पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वहां पर एटमॉस्फेयर में रूट्स को या जो लीव्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाले टिनी पोर्स जो होते हैं जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है बेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा भी होती है। ठीक है, टिनी पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा भी अपन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, डिफ्यूजन प्रोसेस याद रखना है और स्टोमेटा ऑर्गन याद रखना है। ठीक है, बाकी का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा जो होता है छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, लीव्स के सरफेस पर ही पाए जाते हैं, जिससे आसानी से एक्सचेंज
हो जाता है। यहीं से ट्रांसपायरेशन भी आगे प्लांट्स करेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, सही समय पर याद आ गई। ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स, सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की सरफेस से जब पानी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सुबह देखते होंगे आप, जागते हैं अपन या रनिंग वनिंग पर जाते हैं तो सुबह घास में नमी रहती है, घास के अंदर से निकलने वाला वाटर का रात के समय पर वो क्या हो रहा है, पसीने के फॉर्म में से हमारी बॉडी से निकलता है वेस्ट मटेरियल। कई सारे रीजन है वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, उसमें प्लांट के पास एक रीजन होता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इनको वो छोटे छोटे पोर्स स्टोमेटा के द्वारा भी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर था कंप्लीट होता है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, उसको आपको ये वाले पार्ट्स प्लांट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रखने यार। ठीक है, क्या फंक्शन करते हैं, किसमें एनर्जी कितनी लगती है, डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आर्टरी वेन्स के बीच में पूछ लेगा तो भी आप आसानी से बता सकेंगे। ये हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती है, बॉडी से पूरे वापस से हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, जब इसमें पंप होने वाला ब्लड निकलेगा तो इसकी बॉल कैसी होगी, आर्टरी की थिक बॉल, इसकी कैसी होगी, थिन बॉल। ठीक है, आसानी से प्रेशर को क्या कर सके, झेल सके। एक चीज और आती है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर मिनिमम कितना होता है बेटा, 80। इसमें मेजर करते हैं एमएम और एच। इससे नीचे हो गया तो घबराने वाली बात हो जाती है और कहते हैं बीपी गिरने लगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120, 120 एमएम और एच। ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा हो गया तो भी आपको समस्या होगी। तो इन दोनों के बीच में 80 से लेकर 120 के बीच में रहेगा तो हम कह सकते हैं हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट फॉर्म में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कम हो जाएगा तो लो बीपी कंडीशन आ जाएगी। तो हमें अपने वाटर जो कंज्यूम करते हैं उसके अंदर थोड़े आयंस का मेंटेनेंस जरूरी रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कितनी चीजें हो गई अपनी, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपायरेशन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन इसके लास्ट चैप्टर पर या लास्ट पॉइंट पर आते हैं, क्या है वो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली में क्या काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा अभी हमने आपको लार्ज इंटेस्टाइन से बताया था कि जो भी एब्जॉर्ब हुआ खाना पीना अपना, सारी चीजें, पानी, जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो भी बचे हुए थे वो कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर आ गए। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम, उसका लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का ही होता है, वहां पर इकट्ठा हुआ और उसने फिर अब का ये कुछ मतलब का नहीं है, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तब रोल में आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे अपन कहते हैं किडनीज। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, उनकी 2 किडनीज पाई जाती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक किडनी ये है और एक ये है। ठीक है, किडनी है, इनसाइड व्यू है। इनसाइड की अगर बात करें तो ये मेडलरी वेज इसके ऊपर बहुत पाई जाती है, 12th का है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन मेडलरी वेज के अंदर एक रेनल पेल्विस पाया जाता है, वो ये रहा रेनल पेल्विस। के बाद यहाँ आर्टरी भी पाई जाती है, ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, रीनल आर्टरी यहाँ से ब्लड लेकर जाती है और ये यहाँ पर लेकर आती है बॉडी ऑर्गन से। ठीक है, वेन्स का काम वैसे ही कहा था अपन ने। तो रीनल आर्टरी, और ये पिंक वाली जो दिख रही है रीनल आर्टरी है, ब्लू वाली दिख रही है रीनल वेन। ठीक है, ये किडनी है। आप इनको अपन देखें तो आउटर लार्जेस्ट आर्टरी पिंक वाली यहाँ भी बताया था हमने, और ये इंटीरियर वेना कावा जो क्या है बेटा, वेन्स पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा है पेयर ऑफ यूरेटर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 2, एक ये और एक, तो ये भी क्या होगा बेटा, पेयर। पेयर के बाद आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आकर यूरिन क्या हो जाती है, स्टोर। फिर ये किससे कनेक्ट होता है बेटा, सीएनएस से। मैसेज जाएगा, भैया मामला गड़बड़ है। ठीक है, भर चुकी थैली, इसको निकालना है। निकालने के फिर ब्रेन आपको याद दिलाएगा, भाई जाग, रात को सो रहे हो, लगे अपन को। लगाने से मतलब आपके ब्रेन ने उसको कैप्चर कर लिया, सीएनएस ने भेजा मैसेज, भैया जागो, खाली कर जाओ, टंकी भर चुकी है, मोटर बंद करो। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर मैसेज पास करेगा, किडनी आकर ऊपर जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व से कहेगा, ऐसा जल्दी जाइए अब तो कंट्रोल।
मैम नहीं जाने देती कभी क्लास में, छोटे में बहुत बार हुआ है, जानबूझ के थर्ड या फोर्थ पीरियड में ही लगती थी अपन को, क्यों, वही टाइम था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज जब दे चुका है फिर ये डिस्पैच करके मानेगा, फिर तो एकदम मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा भी आपको मैसेज लगे हाँ भाई टंकी फुल होने वाली है, जाइए जल्दी, क्योंकि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो चुका है। लास्ट टर्म्स आता है हमारा यूरेथ्रा, जिसके द्वारा हम यूरिन आसानी से पास कर देते हैं। ये एनएस और उसमें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट्स के साथ एक अपनी लाइन जुड़ी रहती है यूरेथ्रा, वहां से ही अपन क्या करते हैं, यूरिन को पास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बॉडी के जो भी अपने ऑर्गन्स हैं वहां से ये आर्टरी ब्लड के साथ कंबाइन करके आती है। ठीक है, किडनी के साथ लेकर आती है, ब्लड यहीं पर फिल्टर हो जाता है। ठीक है, इससे बचा हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल दिया जाता है यूरेटर के द्वारा। यहाँ आर्टरी और वेन से सारे के सारे मामले चले जाएंगे, बाकी का जो भी ब्लड है एब्जॉर्ब होकर सारा फिल्टर होकर फिल्ट्रेशन होकर सारी चीज बॉडी ऑर्गन्स को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि आर्टरी और वेन दोनों पाई जा रही है। गंदा लेकर आएगी आर्टरी, सॉरी वेन, और लेकर जाएगी आर्टरी। उसके बाद जो भी यहाँ वेस्ट मटेरियल था यूरिन के साथ मिक्स होगा, पानी के साथ एब्जॉर्ब होगा और उसको यूरिनरी ब्लैडर द्वारा लाया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ लेकर, सॉरी यूरेटर के पैर के द्वारा लेकर आया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, कई सारे आयंस रहेंगे, यहाँ पर सॉल्ट रहेंगे जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। अगर आपकी किडनी सही तरीके से वर्क कर रही हो तो ऑटोमेटिक सारी चीजें स्मूथली चलती है। अगर आपकी ये चीजें वर्क नहीं कर रही हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। इसलिए आपको अगर कोई भी समस्या हो रही है डाइजेशन से रिलेटेड, बॉडी के अंदर अकमुलेशन दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है आपको वेस्ट मटेरियल, तो आप तुरंत चेकअप कराएं। ये बॉडी है तो फिर हमारा सही सुरक्षित चीजें हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से मैसेज जाएगा, ये जरूर याद रखें, मैसेज जाने के बाद कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा और बॉडी से बाहर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में आपको बस प्रोसेस याद रखनी है, थोड़ा डायग्राम याद रखना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको ह्यूमन्स में बताई दिए मैंने क्या क्या है। किडनी ये पूछेगा कितनी होती है तो 2, यूरेटर कितने होते हैं तो 2, यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है 1, यूरेथ्रा कितना होता है 1। ठीक है, बस यूरिन पास हो जाती है आराम से। यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद सीएनएस बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यूरिन पास हो जाती है। जैसे कहता है भैया छोड़ो तो यूरिन, ठीक। कई सारे आप प्लांट्स कैसे, प्लांट का एक्सक्रीशन हम ट्रांसपायरेशन में आपको वापस से बता चुके हैं। ठीक है, प्लांट जो होता है अपना वेस्ट मटेरियल ट्रांसपायरेशन के द्वारा करता है। ट्रांसपायरेशन किसमें होगा बेटा, प्लांट्स के अंदर। ठीक, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से जो भी उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से अपन ने अपना पहला जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर था तो अपन ने वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस किया गया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो आपकी सारी चीजें रिवाइज हो गई। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम एक छोटा सा चैप्टर लेंगे हेरिडिटी। ठीक है, अभी 2 चैप्टर हम इस वीडियो में करेंगे, 2 चैप्टर आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अब एक बड़ा चैप्टर ले लिया, इसके साथ एक छोटा चैप्टर कंबाइन करते हैं जिसका नाम क्या है, हेरिडिटी। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाद में देखेंगे, हम बाद में देखेंगे, हेरिडिटी चैप्टर पर। ठीक है, आपको यहाँ टर्म दिखाई दे रहा है बेटा, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या प्रोसेस होती है, हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको जैसे दिखाई दे रहा है हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, मेंडल सब दिख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम क्या था, ग्रेगर
जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने एक पी प्लांट पे स्टडी की। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट रिकैप इसका दूं, ठीक है, तो ये व्यक्ति थे, इन्होंने अपने स्टडी के लिए एक प्लांट लिया था, इसका नाम था पी प्लांट। साइंटिफिक नेम होता है इसका एक क्या, पायसम सैटाइवम, ठीक है। पायसम सैटाइवम होता है। इन्होंने इसके कैरेक्टर को स्टडी किया, ये प्लांट क्यों लिया, ऐसा हमारे पास कई बार सवाल आ जाता है। तो इस प्रकार के सवाल को आपको हल करने के लिए क्या रीजन देना है, सबसे पहले शॉर्ट लाइफ पीरियड है इसका, कम समय में फर्टिलिटी है, लेस टाइम फर्टिलिटी, मतलब ज्यादा स्टडी जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। मोर जनरेशन इन लेस टाइम, कम समय में, मोर जनरेशन इन लेस टाइम, बहुत सारी जनरेशन को अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जल्दी फर्टिलिटी हो जाती है इसकी। तो पी प्लांट उन्होंने इसलिए, कैरेक्टर भी अच्छे थे, मोर कैरेक्टर टू स्टडी, ज्यादा कैरेक्टर है हमारे पास, मोर कैरेक्टर टू स्टडी। स्टडी करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं देखते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले हाइट देख लेते हैं प्लांट की, हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, तीसरा कलर ऑफ सीड, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि ये अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका हम आसानी से स्टडी कर लेते हैं। आपको इसमें याद क्या रखना है, जो जॉन ग्रीगर मेंडल थे, इनका एक और नाम था, अपन इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जो ब्रांच है, ब्रांच टू स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी को स्टडी करने की जो ब्रांच होती है उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। इसके लिए हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या जेनेटिक्स क्या होता है, जीन क्या होते हैं। ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मॉडल क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, ठीक है। इस डीएनए के ऊपर हम सब जानते हैं छोटे छोटे कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं इस जगह पर, इनको क्या नाम देते हैं, जीन्स, क्या बोलते हैं, इन्हीं पर इन्होंने स्टडी की थी। ये जीन्स जो होते हैं बेटा, इन पर कोड पाए जाते हैं, कलर कोडिंग, हेयर कोडिंग, आई कोडिंग, कैसी आंख बनेगी, कैसे तुम्हारे बालों का कलर होंगे, जो तुम्हारे पिताजी के साथ होंगे, जो पिताजी के होंगे, माँ के होंगे, 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का होता है। तो ये डिसाइड करेंगे भाई मुझे किस तरीके से बनाना है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो हाइब्रिड कैसे होगा, मतलब माता भी होनी चाहिए उसमें और पिता भी होने चाहिए, जो तीसरी जनरेशन बनेगी उसके अंदर मदर एंड फादर दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके बच्चे के अंदर दोनों कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं तो एक आदमी टूट जाएंगे बेटा, पिताजी कहेंगे माता जी से भाई मेरा नहीं, माता जी कहेंगे मेरा भी नहीं, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जीन जो होता है बहुत तरीके से कोड करता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होते हैं उनको अपन ग्रीगर जॉन मेंडल कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था, पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम होता है पायसम सैटाइवम। क्यों लिया था, उसके कैरेक्टर्स आपको लिखा दिए, क्या कैरेक्टर्स किस बेस पर इन्होंने इसको लिया, ठीक है। हेरिडिटी एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाली प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है हेरिडिटी, ठीक है।
हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी को अगर अपन और एक्सप्लेन करें सही तरीके से तो इसमें क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले जो हाइट ऑफ प्लांट था उसमें दो कैरेक्टर आए। क्या कि अगर हाइट है दो तरीके से होगी, या तो टॉल होगा या डॉर या शॉर्ट कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो मान लिया, चलो दो कैरेक्टर हमने कर लिए कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट ही। अब उसमें दो चीजें आ गई ब्रांड कि एक टॉल है और एक शॉर्ट है, एक लंबा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा ये तो प्योर टॉल बना लो, तो इसका जो गैमेट्स बनाएंगे अपन कैपिटल टी होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी लाओ, तब भी इसको नाम क्या देंगे, डोमिनेंट। ये कैसे देंगे, मान लो कोई भी छोटा व्यक्ति है और एक बड़ा व्यक्ति है। अब चाहे बड़ा व्यक्ति को उस छोटे व्यक्ति के आगे पुश करो, चाहे उसके पीछे पुश करो, कौन देखेगा सबसे ज्यादा, बड़ा व्यक्ति। तो छोटे के साथ अगर बड़े को लाएंगे तो हमेशा एक्सप्रेस कौन होगा, बड़ा। तो छोटे के साथ बड़े को लेकर आए तो एक्सप्रेस कौन होना है, टॉली। इसीलिए इसको भी क्या बोला, डोमिनेट। इसमें दोनों बड़े बड़े थे तो एक्सप्रेस क्या होना है, बड़ा ही, इसलिए प्योर हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। डॉर्फ को उन्होंने कहा आप छोटापन दिखाना है तो दोनों छोटे लेकर आओ, दोनों छोटे लेकर आए तो प्योर रेसिसिव में अपन इसको, तो ये जो हमेशा एक्सप्रेस होने वाली कंडीशन है इसको उन्होंने नाम दिया डोमिनेंट, ठीक है। और जो छोटे के साथ एक्सप्रेस होने वाली कंडीशन थी उसको नाम दिया रेसिसिव, ठीक है। ये कैरेक्टर सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स के अंदर लिए, ठीक है, हाइट को लेकर लिए। और जब एक कैरेक्टर की एट अ टाइम स्टडी करते हैं तो मेंडल ने कहा इस क्रॉस को अपन एक नाम देंगे, क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ही कैरेक्टर को मोनो बोला, हाइब्रिड मिक्स हुआ और क्रॉस हुआ, दोनों बीच में, इसलिए क्रॉस। क्रॉस क्या होता है देखते हैं। उन्होंने लिया एक प्योर डोमिनेंट और लिया प्योर रेसिसिव, दोनों की ये करवाई बेटा पहले सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो एक कैरेक्टर हमें यहाँ से मिला और एक कैरेक्टर यहाँ से मिला, 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे पास एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, क्रॉसिंग हम सब जानते हैं, क्रॉसिंग होगी तो दो गैमेट्स को इनको वापस से हमें देखना पड़ेगा। क्रॉसिंग के लिए हमने कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। क्रॉस करने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं, क्या, पहला पकड़िए और इसके साथ पहले में बना कैपिटल टी, फिर एक बार इसको ही पकड़िए दूसरे के साथ करा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा पकड़िए पहले के साथ। मैंने क्या कहा था, बड़े को छोटे के साथ लेकर आओ, कौन एक्सप्रेस होगा, बड़ा। छोटे को छोटे के साथ लेकर आए तो स्मॉल टी, ठीक है। हमारे पास चार जो स्पीशीज है वो बन के तैयार हो गई, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब आपसे पूछता है इसका रेशियो बताइए, तो एक डोमिनेंट, दो डोमिनेंट, तीन डोमिनेंट, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया इसका, बाहर से देखने वाला फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1, एक ही तो रेसिसिव आया, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है इनकी हाइब्रिड देखी जाए, कौन प्योर है, ये कैसा है बेटा, प्योर, ये कैसा है, इम्प्योर, ये भी कैसा है, इम्प्योर, और ये कैसा है, प्योर, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:2:1। कितने इम्प्योर है बेटा, 2, और एक क्या है, प्योर, यहाँ भी एक क्या है, प्योर। ये जीनोटाइपिक रेशियो कहलाएगा और ये कहलाएगा फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मोनो हाइब्रिड के जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कैरेक्टर की एक बार में स्टडी की इसलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना। अब दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो क्रॉस कौन सा बनेगा, डायहाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, सेम, थोड़ी दो कैरेक्टर स्टडी करने हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
दो कैरेक्टर को लेंगे। क्या क्या? मान लो अपन ने कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई ली, ठीक है। इसका रेसिसिव क्या होगा? स्मॉल आर। इसका रेसिसिव क्या होगा? स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गया येलो कलर, ये हो गया ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन कलर हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन? राउंड, सीड का शेप है। और इसको क्या बोलेंगे? रिंकल्ड, ठीक है। अब इनके क्या कराते हैं अपन? क्रॉसिंग। क्या हो गया? कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां से आने वाली कंडीशन कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां से आने वाली कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। जब हमने इनको कंबाइन किया हमारे पास एक चीज निकल के आई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन चारों की जब हम क्या करेंगे बेटा? क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास एक गैमेट आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चार गैमेट्स बने, ठीक है। क्रॉसिंग कराएंगे तो एक बार और बनेगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अभी इनके क्रॉस नहीं कराया, अभी तो हमारे पास गैमेट बना है। इनका क्रॉस ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक स्क्वायर दिया गया जिसे अपन पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। पुन्नेट स्क्वायर में क्या था बेटा? उन्होंने एक स्क्वायर बनाया इस प्रकार से, ठीक है। 1 2 3 4, एक स्क्वायर के टर्म्स में उन्होंने अपने आप को लिख दिया और उन्होंने कहा इन गैमेट्स को आप एक बार इस डायरेक्शन में लिखें, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और एक बार इस तरफ से लिखें, फिर दोनों को कंबाइन करके इस टेबल के अंदर लिखें। इस टेबल के अंदर लिखने के लिए हमें दोनों क्या करना पड़ेगा? कंबाइन। इनको कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल, सबसे पहला बन गया। अब इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको करो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। लास्ट वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। दूसरा इसको और इसको करिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये हमारे पास दो बने। तीसरा फिर से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, लास्ट स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट वाला आया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर आया स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लास्ट आया स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये बन के हुआ तैयार हो हमारा जो भी गैमेट्स अपन को इसके फॉर्मेशन करने थे वो हमारे एक पुन्नेट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। साइंटिस्ट देने वाले जो इसको थे वो सी पुन्नेट थी। अब इनका रेशियो आपको हम थोड़ा बता देते हैं, ध्यान से समझ लो। ये देखिए प्योर, राउंड और येलो। अगर आपसे पूछा जाए राउंड येलो के बताइए, प्योर वाले 1,
ठीक है, 2 हाइब्रिड है, 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिल रहा है? 9। ठीक है, राउंड येलो हो गए। अब क्या है? राउंड राउंड येलो हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? राउंड ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन कितनी है? चलिए स्टडी करते हैं। यहाँ एक भी नहीं, यहाँ एक, 1 2 3 3 मिले। ठीक है, अब तीसरा अपने पास क्या है? रिंकल्ड येलो। कौन सा आएगा? तीसरा है रिंकल्ड येलो, ये वाला आएगा। देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये एक रिंकल्ड येलो, 2 रिंकल्ड येलो, 3 रिंकल्ड येलो, ये भी कितने निकले? 3। चौथा हमारे पास क्या बचा बेटा? रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन बचा, तो फिर क्या आएगा रिंकल्ड ग्रीन में? एक एक ही। ठीक है, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16। टोटल क्या 16 बने थे? 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि हमने रेशियो सबमिट किया। अब आपसे रेशियो पूछा जाए, इसका 9:3:3:1। ये राउंड येलो का है, ये राउंड ग्रीन का है, ये रिंकल्ड येलो का है, ये रिंकल्ड ग्रीन का है। इस प्रकार से हमारे 2 कैरेक्टर स्टडी हो गए एक बार में। ये कौन सा क्रॉस था बेटा? डाई हाइब्रिड। कौन सा था? डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने 2 कैरेक्टर एक बार में स्टडी की। ठीक है, उसके बाद थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन हेरिडिटी के बारे में आपको देते। क्या है एक्चुअली में हेरिडिटी? हेरिडिटी जो थी वो 2 लोगों के बीच में ज्यादा डिस्कस करनी थी हमें, पेरेंट्स और चाइल्ड। ठीक है, कोई भी 2 पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंट्स में एक मेल आएगा और एक फीमेल आएगी। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर अगर अपन क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, तो जो 50% कैरेक्टर थे वो इसके आएंगे, 50% इसके आएंगे। ये 50-50 मिला के जो 100% है वो कैरेक्टर किसके अंदर बन जाएंगे? चैट। ये जो 100% कैरेक्टर है, इसके परसेंट 50% और 50% दोनों चेंजेस। अब ये चेंजेशन किसकी वजह से हुए बेटा? डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से। री लग गया मतलब दोबारा से डीएनए क्या हुआ है बेटा? कंबाइन। ठीक है, हमारा ये जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स, ठीक है, ये डीएनए पाया जाता है। इसके ऊपर हम आपको बता चुके हैं क्या पाए जाते हैं? जीन्स। ठीक है, यहाँ जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं यही कोडिंग करते हैं हमारे कैरेक्टर्स की। ठीक है, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? कोड करते हैं, जिनसे हमारे अंदर बनने वाले कैरेक्टर हैं 50% इसके, 50% इसके, तो जो भी अगले बच्चे के जो बनेंगे 100% तक पहुंचेंगे बेटा। ठीक है, अब ये डीएनए क्या होते हैं बेटा? बार बार अपनी जगह से रप्चर हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, रप्चर होने के बाद एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे। इसके डीएनए साथ जो स्पर्म ओवम के साथ जब कंबाइंड होगा, उसके अंदर जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस होता है वो अपने डिवाइड करना स्टार्ट करता है। उस न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस होता है किसके अंदर है बेटा? सेल के अंदर। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से इनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं बेटा?
ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46। 46 नंबर्स में होते हैं। ये भी सवाल कभी कभार आ जाता है। पेयर कितने हो गए बेटा? 23 पेयर्स में हो गए। ठीक है, इस पेयर्स के अंदर सबसे पहले 22 प्लस 1, ये एक्स में XX और XY। ठीक है, ये क्या डिसाइड करता है? फीमेल। और ये क्या डिसाइड करती है? मेल। ये बाकी के ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम मतलब इनको डिसाइड कौन करेगा? ये डीएनए, जो भी बचे हुए कैरेक्टर है। सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या? तो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बच्चा होगा या किसी पेरेंट के अंदर बच्ची होगी, जो माँ है वो बच्चे को जन्म देगी या बच्ची को जन्म देगी, वो कैरेक्टर डिसाइड करने वाला कौन सा है? सेक्सुअल कैरेक्टर जो डिसाइड करता है। सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो सिर्फ XX होते हैं और XY होते हैं। कैसे? देखते हैं। एक मेल है, इसके क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या है? XY। एक फीमेल है, इसके क्रोमोसोम्स क्या है हमारे पास? XX। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बनते हैं, या तो X जाएगा या Y जाएगा। यहाँ से सिर्फ X ही आएगा। अभी आपको क्रॉस चेकाया मैंने, अगर मेल से X आ रहा है, फीमेल से भी X आ रहा है, यहाँ पर बनने वाला क्या होगा? XX। और XX के क्रोमोसोम्स हम जानते हैं हमारे पास क्या है? बेबी गर्ल। Y क्रोमोसोम्स आ रहा है आपकी बार मेल से और फीमेल से तो X ही आना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? XY, विच इज द कैरेक्टर्स ऑफ बॉयज। इस तरीके से हम आसानी से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन? तो सेक्स डिटरमिनेशन इज डिपेंड ऑन द मदर्स क्रोमोसोम्स, नॉट अ फादर क्रोमोसोम्स। हमारे देश में बेटा ये बहुत गंदी सोच मानी गई है। बहुत सारे रूरल एरियाज में ये माना जाता है कि जो महिला होती है वही रिस्पॉन्सिबल है, गर्ल्स बार बार हो रही हैं उसके अगर, तो ये उनको नहीं पता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? उसके फादर्स की। जो मेल है उसका वाई क्रोमोसोम्स जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है या फर्टिलाइजेशन के समय पर कंबाइन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो XX ही बन रहा है, जिसकी वजह से गर्ल्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। बहुत समय पहले बेटा इसको क्या किया था? बहुत गलत वे में ले रहे थे लोग, गर्ल्स को उतना प्रमोट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड पहले के समय पर होते थे, तो पहले ट्राइमेस्टर में उनको अगर पता चल जाता था कि महिला या गर्ल्स जो है वो डेवलप हो रही है यूट्रस के अंदर, तो अबॉर्ट करवा देते थे। ठीक है, फीमेल को प्रेसाइज करके भी अबॉर्ट करवा देते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने इस पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसको इलीगल बैन कर दिया। मतलब जब तक आपको लीगल परमिशन नहीं है हायर अथॉरिटी से, आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। जैसे मेल है उसके स्टोमक में कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड उसको लीगल तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन फीमेल है उसके लिए यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है। अगर फिर भी डॉक्टर किसी भी रिस्क पर बहुत सारे अपने फायदे के चक्कर में कर देते हैं और यदि गवर्नमेंट के अंडर वो आ जाते हैं, उस केस में फंस जाते हैं, तो फिर उनका जो लाइसेंस है, MBBS डिग्री है, वो क्या कर दी जा सकती थी? रिजेक्ट कर दी जा सकती थी। तो इस तरह से अब बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो कुछ समय से हमारे देश में जो गर्ल्स का रेशियो वो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अदरवाइज गर्ल्स बहुत नीचे या बहुत कम रेशियो में चली गई थी, जिससे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार या बहुत सारे लोगों ने कई सारे इनिशिएटिव्स लगाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर किया। तो इस तरीके से जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है तो अपने पूरे के पूरे जो भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करती है। इसमें जो एनर्जी हमें सबसे ज्यादा मिलती है वो इसमें मदर की वजह से मिलती है। ये जो फीमेल है इसके अंदर पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो हमें ज्यादा मिलती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ज्यादा डिवाइड्स होती है। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म यहाँ से आ जाता है, तो आपको ये DNA का फुल फॉर्म पता है बहुत अच्छी तरीके से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। एक शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट्स होते हैं, पोस्ट होते हैं सारे फुल फॉर्म की, आज या कल में आपको अवेलेबल करा देंगे। तो एक ही जगह पर सारे साइंटिस्ट के नाम और आपको जो भी फुल फॉर्म है सब मिल जाएंगे, इससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हेरिडिटी चैप्टर में हमारे पास इतनी चीजें थी। आशा करते हैं आपको ये दोनों चैप्टर सही तरीके से क्लियर हुए होंगे। बच्चे हमारे पास दो चैप्टर हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और
रिप्रोडक्शन या हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, उनको हम आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में डाल देंगे। और आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया है उसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत सारा थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसी आशा करते हैं कि आपका जो 27 तारीख को परीक्षा है, पेपर है, वो आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। फिर भी कोई समस्या आपको और भी किसी चीज का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।